पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे विजय और आहाना के बीच लगभग किस होने ही वाली थी कि तभी विजय का फोन रिंग होने लगा। यह तांत्रिक बाबा था जिसने उसे फोन किया था। अब आगे। हेलो छोटे दोस्त, क्या आप अभी फ्री हो? तांत्रिक की आवाज फोन के दूसरी साइड से आई। तांत्रिक तेज आवाज में चिल्लाया था। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर कोई हंगामा हो रहा है। हाँ, मैं फ्री हूं। क्या बात है? विजय ने पूछा। उस आदमी ने एक और अपराध किया। अभी मैं घटनास्थल पर ही हूं। विजय की भौहें फड़क उठीं। उसने जवाब दिया, ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। कॉल कट करने के बाद विजय ने अजीब तरह से अपना सिर खींचा और कहा, यह तांत्रिक का फोन था। यह वही है जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। वो एक मामले की जांच कर रहा है और चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। मामला? कौन सा मामला? आहाना ने पूछा। जिसने पूरे नूह डिस्ट्रिक्ट में टहलका मचा रखा है। ठीक है। आहाना थोड़ी हिचकिचाई। वो नहीं चाहती थी कि विजय किसी खतरे में पड़े और उसे रोकना भी चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद विजय ने कपड़े बदले और विला से बाहर निकल तांत्रिक की बताई जगह पर पहुंच गया। यह एक छोटा सा होटल था। पुलिस की गाड़ियों ने पूरे होटल को घेर रखा था और मैन गेट पर पीले रंग की एक क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस पट्टी लगा रखी थी। पुलिस ऑफिसर्स होटल के अलावा पूरे इलाके में फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे होटल के साथ साथ पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रखी हो। कुछ लोगों की भीड़ होटल के मैन गेट पर खड़ी थी। सभी लोग भयभीत भावों के साथ होटल को देख रहे थे। यार, ये बहुत डरावना है। मैंने सुना है कि 1 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उन सभी को बहुत बेरहमी से मारा गया है। हाँ, उन सभी की स्किन लाल हो रखी थी और बॉडी फूली हुई थी। वो बहुत भयानक सीन था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब मर्डर एक ही आदमी ने किए हो? भीड़ घटना की चर्चा कर रही थी। विजय भीड़ के पास गया और उनके बीच उसने तांत्रिक को पहचान लिया था। फिर उसने तांत्रिक को पुकारा। उसकी आवाज सुन तांत्रिक उसके पास तुरंत आ गया। छोटे दोस्त, आप आ गए? क्या हो रहा है? विजय ने पूछा। यहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह वही व्यक्ति है। मैं उस जगह पर घुसने से पहले पुलिस के सभी सबूत इकट्ठा करने का इंतजार कर रहा हूं। अगर मुझे अभी भी उसके पीछे छोड़े गए किसी भी निशान का पता चल जाता है तो मैं उसे ढूंढने और यह पता लगाने में सक्षम हो जाऊंगा कि वो कहां छिपा हुआ है, तांत्रिक ने कहा। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने पुलिस की 2 और कार्स को सड़क के दूसरी तरफ से आते देखा। वो दोनों कार्स होटल के मैन गेट के सामने रुकी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, लोगों का एक समूह कार से बाहर निकला। देखने पर वो सभी क्राइम ब्रांच के मेंबर्स लग रहे थे। विजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई और उसने कहा, बाबा चलो अंदर चलते हैं। ओह ठीक है। अचानक भ्रमित होने से पहले तांत्रिक ने अनैच्छिक रूप से जवाब दिया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतने पुलिस वालों के होते हुए वो लोग अंदर कैसे जाएंगे। जैसे ही उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, उसने विजय को सीधे आगे चलते देखा। अरे छोटे दोस्त, तुम कहां जा रहे हो? तांत्रिक चिंता से चिल्लाया। वहां चारों ओर पुलिस वाले थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विजय करने की क्या सोच रहा है। पुलिस के होते हुए किसी भी क्राइम सीन पर जबरदस्ती घुसना लगभग नामुमकिन था। फिर भी विजय क्यों जा रहा था? इस बीच जब पुलिस वालों ने विजय को देखा तो उनके चेहरे की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। सबके अजीब एक्सप्रेशन थे, यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट दिख रही थी। एक अधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर जो अभी अभी कार से उतरा था, जल्दबाजी में विजय के पास आया और उससे हाथ मिलाया। हे विजय, लंबे समय से नहीं देखा। आदित्य मेहता। विजय मुस्कुराया और पलटकर उससे हाथ मिलाया। ये अधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच टीम का हेड था। उसके साथ विजय की मुलाकात लास्ट टाइम राघव द्वारा फंसाए जाने पर पुलिस स्टेशन में हुई थी। विजय ने वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स पर नजर दौड़ाई। उनमें से कुछ परिचित चेहरे थे तो कुछ अपरिचित। लास्ट में उसकी नजर एक सुंदर चेहरे पर जाकर रुकी। यह वही चेहरा था जिसने एक दफा उसे हथकड़ी पहनाई थी। इस वक्त उसकी नजरें झुकी हुई थीं और विजय की आंखों में देखने से कतरा रही थी। क्राइम ब्रांच यूनिट की सबसे खूबसूरत फीमेल ऑफिसर प्रिया शर्मा उसके सामने खड़ी थी। वो पुलिस यूनिफॉर्म में थी, जो बहादुर और वीर लग रही थी, जबकि उसकी आकृति हमेशा की तरह कामुक थी। उसके आकर्षण के बावजूद उसका सुंदर चेहरा हमेशा की तरह सख्त था।
जब उसने विजय को अपनी दिशा में देखते हुए देखा तो उसने ऊपर की ओर देखा और अजीब तरह से मुंह बना लिया। भले ही विजय पर पिछले 2 बार गलत आरोप लगाया गया हो, फिर भी यह लड़का उसके लिए एक प्ले बॉय था। वो उस समय को कभी नहीं भूल सकती थी जब उसने उसके स्तनों को छुआ था। एक बार फिर से यह याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। विजय को नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो केवल मुस्कुराया। ये देख प्रिया की गहरी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वो समझ रही थी कि उस बात के लिए विजय उसको छेड़ रहा है। प्रिया का विजय के प्रति ऐसा रवैया देख आदित्य की भौहें सिकुड़ गई और उसने कहा, प्रिया, तुम इतनी इम्पोलाइट कैसे हो सकती हो? सर, वो प्रिया ने जल्दबाजी में तर्क दिया, लेकिन वो तुरंत चुप हो गई। वो इस बारे में कैसे बता सकती थी? यह उसके लिए एक शर्मिंदगी की बात थी। सर, इस बारे में भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है। कैप्टन आदित्य, असल में वो मेरे और मिस प्रिया के बीच एक गलतफहमी हो गई थी, विजय ने समझाया। ओह, ऐसी बात है। कैप्टन आदित्य को प्रिया का लाल चेहरा देख कुछ समझ आया। फिर उसने विजय की ओर देखते हुए कहा, विजय, वैसे तुम यहां क्यों आए हो और यह कौन है? ये पूछते हुए उसने अपनी नजर तांत्रिक पर डाली, जो विजय के पीछे खड़ा था। इनके कपड़ों से तो लगता है ये कोई पुजारी वगैरह है, विजय ने जवाब दिया। इनका नाम मुकुंद बाबा है और यह एक तांत्रिक हैं। दरअसल हम दोनों यहाँ इस मर्डर से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। कैप्टन आदित्य यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी नजरें तीखी हो गईं। इसका क्या मतलब है? विजय ने जवाब दिया, असल में तांत्रिक बाबा लंबे समय से खूनी का पीछा कर रहा है। वो मर्डर और खूनी से रिलेटेड बहुत कुछ जानता है। लंबे समय से? इसका क्या मतलब है? ये हमारे सस्पेक्ट द्वारा की गई दूसरी हत्या है। इसके अलावा वो एक पुजारी या फिर तांत्रिक जो भी है ना? वो पुलिस या इन्वेस्टिगेटर तो नहीं है, तो फिर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है? कैप्टन आदित्य के चेहरे का भाव संदिग्ध होने लगा था। तांत्रिक उनके पास आया और जवाब दिया, इस खूनी ने बहुत सारे अपराध किए हैं। वो खून करने के उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करता है जो उसने तुम्हारे नु जिले आने से पहले दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में किए थे। कैप्टन आदित्य हिचकिचाया, फिर उसने गुस्से में जवाब दिया, यह सच है कि इस तरह के मर्डर्स पड़ोसी जिलों में हुए और यहां तक कि बाहरी क्षेत्रों में भी इसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो सस्पेक्ट पहले ही मर चुका है। अब जो भी मर्डर्स हो रहे हैं उनके पीछे कोई और है जो उसी के तरीकों का इस्तेमाल कर मर्डर कर रहा है। तांत्रिक कुछ समय के लिए हिचकिचाया। पुलिस के नजरिए से यह एक खून था जो किसी नकलची सीरियल किलर द्वारा किया गया था, लेकिन सच्चाई इसके उल्ट थी। ये सभी खून उसी दुष्ट आत्मा द्वारा किए गए थे। फिर भी उसके पास उन्हें यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि इन सभी जघन्य अपराधों के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। कौन सा पुलिसकर्मी या इंसान उस पर विश्वास करेगा? अगर ऐसा है तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे नकली अपराध क्यों हुए हैं? तांत्रिक ने पूछा। यह कैप्टन आदित्य डगमगाया। यह सवाल उसके दिमाग में पहले भी घूम चुका था। कैप्टन आदित्य, चलो अंदर जाकर देखते हैं। यह तांत्रिक इन हत्याओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। शायद वो हमें कुछ ऐसा बता सकें जो हमारी इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद कर सकें, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन आदित्य हिचकिचाए। यह कानूनी तौर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन चूंकि विजय तुमने कहा है तो जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैप्टन, प्रिया ने जल्दबाजी में कहा, यह एक क्राइम सीन है। आप ऐसे कैसे किसी को अंदर जाने की अनुमति दे सकते हैं? इट्स ओके प्रिया, विजय कोई बाहरी नहीं है ना? चलो आओ आओ, इसे अपने पैरों में लपेटो और अंदर आओ। कैप्टन आदित्य ने उनके लिए जूतों के कवर का एक सेट रखवाया और उन्हें पहनकर अंदर आने को बोला। क्या तांत्रिक बाबा और विजय मिलकर पता लगा पाएंगे कि वो दुष्ट आत्मा कहां छुपी हुई है? क्या क्राइम ब्रांच की टीम को पता चलेगा कि यह मर्डर किसी सीरियल किलर द्वारा नहीं बल्कि एक आत्मा ने किए हैं? और आखिर क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि इन सब मर्डर्स के पीछे एक दुष्ट आत्मा है? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ। अध्याय में हमने पढ़ा कि विजय क्राइम सीन पर पहुंच चुका था और वहां उसे ऑफिसर प्रिया के अलावा क्राइम ब्रांच टीम का कैप्टन आदित्य भी मिला। वहां हमने देखा कि प्रिया विजय को देख थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। इसके बाद तांत्रिक ने क्राइम सीन देखने की परमिशन मांगी, लेकिन पहले तो कैप्टन आदित्य तांत्रिक को देख थोड़ा शक कर रहा था।
मगर बाद में विजय की वजह से उसने उन्हें क्राइम सीन देखने की परमिशन दे दी थी। अब आगे। छोटे दोस्त, तुम तो कमाल के बंदे हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें पुलिस वाले भी जानते होंगे, तांत्रिक ने विजय की तारीफ करते हुए कहा। वो विजय से बहुत प्रभावित हो चुका था। हम्फ। उन दोनों को देख प्रिया गुस्से में दंदनाती हुई होटल में घुस गई। विजय और तांत्रिक भी आदित्य के पीछे पीछे होटल के अंदर चले गए। हवा में फैली खून की तीखी गंध के साथ होटल में हल्की रोशनी हो रही थी। वो लोग जब कॉरिडोर से गुजरे तो उन्होंने फोरेंसिक टीम के ऑफिसर्स को सबूत इकट्ठा करते और पिक्चर्स क्लिक करते हुए देखा। इसके बाद वो लोग एक रूम के पास पहुंचे जहां डोर से अंदर देखते हुए विजय की भौहें सिकुड़ गई। रूम के अंदर का सीन इतना भयावह था कि विजय भी एक पल के लिए कांप गया। रूम के अंदर 2 डेड बॉडीज थीं, जिनमें से एक बेड पर बंधी हुई थी और जबकि दूसरी को एक कुर्सी से बांधा गया था। उन दोनों की चमड़ी उधड़ी हुई थी और पूरे शरीर पर कट्स लगे हुए थे। शायद चमड़ी उधते वक्त लगे होंगे। इसके अलावा पूरे रूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था। कैप्टन आदित्य और उसकी टीम रूम के अंदर चली गई, जबकि विजय और तांत्रिक डोर पर खड़े थे। तांत्रिक ने अपने भूवैज्ञानिक कंपास को बाहर निकालने से पहले चारों ओर देखा। फिर उसने देखा कि कंपास पर लगी सुई थोड़ी सी हिली। मुझे पता चल गया, तांत्रिक ने विजय से खुश होते हुए कहा। अब हम उसको ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो दोनों कुछ बहाना बनाकर होटल से बाहर निकल गए। उन्होंने एक टैक्सी रोकी और भूवैज्ञानिक कंपास द्वारा इंगित दिशा की ओर तेजी से बढ़े। लेकिन भूवैज्ञानिक कंपास की सुइयां रुक रुक कर काम कर रही थीं। इसका मतलब था कि निशान कमजोर थे। उन दोनों को एक पुराने जमाने के जर्जर पड़ चुके कंपास को घूरता देख टैक्सी ड्राइवर उलझन में था और उसने सोचा, ये दोनों जरूर पागल हैं जो एक प्राचीन कंपास को ऐसे देख रहे हैं जैसे इन्हें कोई खजाना मिलने वाला है। सुबह से दोपहर तक उन्होंने लगभग पूरे गुड़गांव शहर का चक्कर काट लिया था। जब वो लोग शहर के पश्चिम की ओर पहुंचे तो भूवैज्ञानिक कंपास की सुइयां सही से काम करने लगीं। वो इसी दिशा में हैं, तांत्रिक ने उत्साह से कहा। कुछ और किलोमीटर्स चलने के बाद वो लोग शहर से बाहर एक जंगल में पहुंचे। टैक्सी से बाहर निकलने के बाद दोनों ने अपने आसपास की जांच की। तभी विजय को कुछ दूरी पर एक घर दिखाई दिया। बाबा देखो, वो वहीं होना चाहिए, चलो चलते हैं, तांत्रिक ने आगे बढ़ते हुए कहा। ओ, यह एक प्रेतवाधित घर है। जैसे जैसे वो घर के करीब गए उन्होंने देखा कि घर के ऊपर की हवा एक घनी भयानक आभा में डूबी हुई थी। नीच और जानलेवा इरादों से भरी इतनी घनी आभा, यह कुछ ऐसा नहीं हो सकता था जो रातों रात जमा हो गया था। ऐसा लगता है कि हमारे भूत ने कोयल पक्षी की तरह दूसरे भूत के विश्राम स्थल पर कब्जा कर लिया है, तांत्रिक ने कहा। इसके बाद उसने अपना झोला खोला और कुछ सामान बाहर निकाला। छोटे दोस्त, थोड़ा सावधान रहना, यह एक चालाक भूत है, इसलिए हम लोगों को एक एक कदम सावधानी से उठाना होगा। चलो चलते हैं। तांत्रिक ने अपने बाएं हाथ में ताबीज का ढेर पकड़े हुए अपनी आड़ू की लकड़ी की तलवार उठाई। इसके बाद उसने एक पैर उठाया जैसे वो घर के सामने के दरवाजे को लात मारने वाला हो। अचानक एक पुलिस सायरन की कर्कश आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। क्या हो रहा है? पुलिस को यह जगह कैसे मिली? तांत्रिक अपनी जगह पर रुक गया और 2 तेज रफ्तार से आती पुलिस कारों को देखने के लिए मुड़ गया। विजय, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? पुलिस कार से बाहर निकलते हुए आदित्य ने पूछा। उसके पीछे पीछे पूरी क्राइम ब्रांच टीम कार से बाहर निकली, जिनके चेहरों पर शक की सुइयां घूम रही थीं। अरे कुछ भी तो नहीं, हमें एक सुराग मिला और हम लोग यहां पहुंच गए, विजय ने जवाब दिया। संयोग से हमें भी एक सुराग मिला और हम भी यहां पहुंच गए। चलो ठीक है, अब तुम लोग पीछे हट जाओ और बाकी हम संभाल लेंगे। पुलिस के रूप में अपराधियों को पकड़ना हमारा काम है। कैप्टन आदित्य ने अपनी बंदूक निकाली और अपनी पूरी टीम के साथ घर की ओर बढ़ने लगा। अरे अंदर मत जाओ, इसमें एक भूत है, ये ऐसी चीज नहीं है जिससे आप लोग निपट सकते हो, तांत्रिक चिंतित होने लगा। भूत वाली बात सुन आदित्य सहित उसकी पूरी टीम हंसने लगी। यहां तक कि प्रिया भी खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, होता है तो सिर्फ एक मुजरिम जिसे सूली पर लटकाने का काम हम जैसे पुलिस ऑफिसर्स का है, कैप्टन आदित्य ने पूरी वीरता का अभिनय करते हुए अपनी छाती पीटते हुए कहा। फिर उसने घर के दरवाजे को लात मारी। दरवाजा खुलते ही काले धुएं का एक भयावह कोहरा बाहर निकला।
अचानक उस कोहरे के बीच से उन पर कोई झपटा। कैप्टन आदित्य मौके पर ही जम गया। उसकी आंखें तहखानों की तरह खाली हो गईं और शरीर लुढ़कते हुए पीछे गिर गया। उस काले घने कोहरे के बीच से एक भयावह भूत बाहर निकला, जिसे देख बाकी पूरी टीम इतनी दंग रह गई कि उनके मुंह बंद हो गए। उनके चेहरे चादर की तरह सफेद पड़ गए और उनकी आत्माएं लगभग उनका शरीर छोड़ने वाली थीं। कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद उन्होंने तुरंत बंदूकें बाहर निकाली और फायर करने लगे। बैंग बैंग! उन्होंने कुछ गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां बिना किसी रुकावट के सीधे भूत के बीच से गुजर गईं। वो भूत था ना कि कोई इंसान, गोलियां तो उसके आर पार होनी ही थीं। वो भूत उछला और सीधा ऑफिसर प्रिया पर झपटा। प्रिया घबराते हुए तुरंत पीछे हटी और कांपते हुए हाथों से बंदूक पकड़ उस पर लगातार फायर करने लगी, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। सारी गोलियां भूत के आर पार होकर पीछे दीवार में जाकर लगीं। यह देख उसका सुंदर चेहरा खतरनाक रूप से पीला पड़ गया था। जैसे जैसे उसके चेहरे पर घबराहट बढ़ती गई, उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ने लगा। 1 दर्जन गोलियां चलाने के बाद उसकी बंदूक खाली हो गई थी। उसने बंदूक को एक तरफ फेंका और मुड़कर भागने लगी। अपनी घबराहट में उसने नहीं देखा कि वो कहां जा रही थी और सीधा जाकर पीछे खड़े विजय से जा टकराई। विजय का पूरा ध्यान भूत पर था। उसने प्रिया को अपनी ओर भागते हुए नहीं देखा था। अचानक उसके आकर टकराने से वो बैलेंस खोकर जमीन पर नीचे गिर गया। जब उसने देखा तो प्रिया उसके सीने से चिपकी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया, क्योंकि उसकी नजर सीधा उसके उभरे हुए हिस्सों पर गई थी। क्या तुम पागल हो? तुम भाग क्यों नहीं रहे? जल्दी करो और भागो। उसको बेशर्मों की तरह मुस्कुराते देख प्रिया गुस्से में तमतमाती हुई बोली, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि विजय क्या सोच रहा था। फिर वो जल्दबाजी में उठी और विजय की बांह पकड़ भागने लगी। लेकिन विजय टस से मस नहीं हुआ। उसने छोटी सी सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने तुम लोगों से पहले ही नहीं कहा था कि अंदर भूत हैं? अब देखा किसी की बात ना मानने का नतीजा क्या होता है। क्या तुम पागल हो? यह पुरानी बात है, अभी भागो। प्रिया ने भूत को अपनी तरफ आते देख घबराते हुए कहा, चलो छोड़ो, लेकिन ज्यादा परेशान मत हो, यह सिर्फ एक छोटा सा भूत है, विजय ने बेपरवाह अंदाज में कहा। प्रिया की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। वो इस लड़के को किसी पागल खाने से भागे हुए मरीज की तरह देख रही थी। यह एक भूत था, एक असली भूत, कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं। उसका छोटे भूत और बड़े भूत से क्या लेना देना था? जिस वक्त प्रिया यह सब सोच रही थी, उसी वक्त विजय ने अपनी एक उंगली उठाई और एक जादुई प्रकाश के साथ उस दुष्ट भूत पर हमला किया। और 1 सेकंड बाद दुष्ट भूत एक धधकती आग में जलकर नष्ट हो गया। उसके अस्तित्व का नामो निशान गायब हो गया। प्रिया उसको मूर्खों की तरह देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी और मुंह फटा हुआ था। अगले ही पल वो घबरा कर वापस उसके सीने से चिपक गई, जैसे मानो उसने अभी अभी दुनिया का सबसे अविश्वसनीय चमत्कार देखा हो। तुम उसके कोमल गुलाबी होंठ कांप रहे थे क्योंकि वो हटक रही थी, बोल नहीं पा रही थी। मैं क्या? विजय ने मुड़ते हुए उलझन में पूछा। प्रिया का मुंह फूला हुआ था क्योंकि उसका चेहरा अभी भी अविश्वास से भरा हुआ था। विजय उसके लिए हमेशा से एक अजूबा रहा था। वो शुरू में पहाड़ी गांव के एक ग्रामीण लड़के के अलावा और कुछ नहीं था। फिर भी उसकी डीआईजी मिथिलेश और प्रभास जैसे बिजनेस टाइकून से जान पहचान थी। इसके अलावा उसे एक दिव्य हकीम भी माना जाता था। अब क्या वो अब एक आत्माओं को भगाने वाला तांत्रिक भी बन गया है? वो वास्तव में कौन था? क्या वो एक दिव्य हकीम था, या एक बिजनेसमैन, या फिर एक तांत्रिक हो सकता था? छोटे दोस्त, अद्भुत अद्भुत! आपका यह ताबीज कितना शक्तिशाली है। क्या आपके पास और भी है? कृपया मुझे कुछ बेच दो। तांत्रिक विजय के पास आया और अपना सिर खुजलाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही दे सकता हूं। विजय ने अपना हाथ बढ़ाया और तांत्रिक को 5 ताबीज पकड़ा दिए। तांत्रिक ने ताबीजों को लिया और अपनी हथेली में उनकी बारीकी से जांच की। उत्साहित होकर वो विजय का गुणगान गाने लगा। जेड ताबीज, ये वास्तव में जेड ताबीज हैं। छोटे दोस्त, तुम बेमिसाल हो और तुम्हारी साधना भी बहुत बेमिसाल है। विजय ने अपने सीने से चिपकी प्रिया को हटाया और तांत्रिक से बोला, चलो चलते हैं, यह सिर्फ एक छोटा मोटा भूत था, अब चलकर उस आदमी से मिला जाए। विजय मुड़ा और घर की ओर चला गया। प्रिया वहीं शर्मिंदगी से खड़ी रही और बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने भी उसके साथ अंदर जाने की कोई कोशिश नहीं की।
विजय ने एक बार उन सब पर और बेहोश पड़े कैप्टन आदित्य पर नजर डाली। उसके होठों का कोना एक अनैच्छिक मुस्कान में बदल गया। आप सभी लोगों को यहीं रुकना चाहिए। इसके बाद उसने घर का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। एक बार जब वो मुख्य द्वार से गुजरा तो उसने खुद को एक चौड़े आंगन में पाया। एक आदमी आंगन के बीच में एक स्टूल पर बैठा था। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ चुका था और उसके होंठ काले होने लगे थे। यह एक दुखद दृश्य था। उसके शरीर के चारों ओर काला धुआं फैला हुआ था। वो अलग अलग अन्य दुर्भावनापूर्ण आत्माएं थीं। हाँ, उस आदमी ने अचानक एक डरावनी हंसी छोड़ी। फिर उसने कहा, मुझे एक ही समय में दो लोगों को आकर्षित करने की उम्मीद नहीं थी। एक बार जब मैं तुम दोनों के सारों को चुरा लूंगा तो मेरी प्राप्ति में बहुत सुधार होगा। दुष्टभूत, मैं मुकुंद बाबा यहां हूं। तू अपनी जान बचाने की बजाय अकड़ दिखा रहा है। तेरे जैसे नीच भूतों से मैं बहुत निपटा हूं, तांत्रिक ने गरजते हुए कहा। उस भयानक आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या तेरे जैसा एक जिद्दी बूढ़ा बैल मुझे मारेगा? तू इस काबिल ही नहीं है। ठीक है, अब तू जो चाहता है वही तुझे मिलेगा, सिर्फ एक भयानक मौत। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और तुरंत उसके चारों ओर धुएं में लिपटी भूत प्रेतों की आत्माओं ने तांत्रिक पर हमला कर दिया। क्या तांत्रिक मार पाएगा इन सभी भूतों को? आखिर वो भयानक आदमी कौन था और क्यों खेल रहा था ये खूनी खेल? आखिर क्या होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी सुपर बिजनेसमैन के। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि विजय ने भूतिया घर के दरवाजे से बाहर निकले भूत को मार दिया था। उसके बाद तांत्रिक और विजय दोनों भूतिया घर के अंदर घुस गए थे। वहां उन्हें एक विकृत भूत मिला जो बहुत ही पावरफुल था। उसने तांत्रिक पर अपनी गुलाम आत्माओं से हमला करवा दिया था। अब आगे मेरे ताबीज का स्वाद चखो। तांत्रिक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तुरंत कुछ देर पहले विजय का दिया हुआ जेड ताबीज उन काली आत्माओं पर फेंक दिया। जेड ताबीज आग की लपटों में बदल गया। जैसे ही वो भूत प्रेत और आत्माएं आग के संपर्क में आए, वो तुरंत दर्द से चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। मर्दाना यांग से प्राप्त आग को इस चमकते सूरज ताबीज में संग्रहित किया गया था। यह भूतों और आत्माओं के खिलाफ बेहद प्रभावी था। वो विकृत आदमी थोड़ा हैरान था आंतरिक रूप से। वो तांत्रिक बाबा को देख आश्चर्यचकित था, जिसके पास काफी उच्च स्तर की उपलब्धि और इतना शक्तिशाली ताबीज था। वो उसके लिए एक आसान लक्ष्य नहीं होगा। यह सोचने के बाद उसकी नजर तांत्रिक के बगल में खड़े छोटे लड़के पर गई, जो वहां चुपचाप खड़ा था। उसे देख ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो लड़का अपने साथ ताबीज जैसे कुछ भूत भगाने वाला सामान भी लाया होगा। इस तरह उसने एक निष्कर्ष निकाला कि उसे पहले बच्चे को मार देना चाहिए। एक सेकंड रुकने के बाद वो हवा में उछला और अपने पंजे निकालकर विजय पर हमला किया। पंजा बिजली की तरह तेज था, रीढ़ की हड्डी को कंपकपा देने वाला, और उस पंजे से एक काली आभा का उत्सर्जन हो रहा था जो बहुत ही भयानक लग रही थी। विजय की आंखों का एक कोना फड़क उठा। उसकी नजरें सामने से आते हुए विकृत आदमी के भयानक पंजों पर थीं, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो आगे बढ़ा और एक हाथ को ऊपर उठाया। अगले ही पल एक बिजली की लहर उसकी हथेली से बाहर निकल उस विकृत आदमी की छाती से जा टकराई। बिजली की उस लहर से टकराते ही विकृत आदमी की चीख निकल गई और वो लुढ़कते हुए जमीन पर आकर गिरा। वो पूरी तरह से दंग था। यह स्पष्ट रूप से एक जादू था। जादू टोना जानने वाले इस मूर्ख लड़के की उम्र कितनी थी? इसके अलावा क्या उसने सिर्फ बिजली जैसी जादू टोना का इस्तेमाल किया था? यह बिल्कुल भी सही नहीं था। एक करीबी निरीक्षण के बाद विकृत आदमी का बदसूरत चेहरा और ज्यादा भयानक हो गया। यह लड़का कोई इंसान नहीं है, जरूर नर्क से निकला कोई राक्षस है। वो विजय की शक्तियों का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था। इसका सीधा सा मतलब था कि उसकी शक्तियों का स्तर उससे अधिक था। धिक्कार है मेरी किस्मत पर जो मैं इस जैसे शक्तिशाली लड़के से मिला। इस वक्त उसकी हालत किसी चूहे जैसी हो गई थी जो दबे पर बिल्ली को देख भागने की सोच रहा था। क्या हुआ? भागने की सोच रहे हो? एक उपहास के साथ विजय ने अपना हाथ हिलाया और उस विकृत आदमी पर जेड ताबीज फेंका। जेड ताबीज उड़ते हुए गया और उस विकृत आदमी से टकराकर फट गया। विजय शुरू से ही जानता था कि इस आदमी का खून सूखने की वजह से काफी लंबे समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इस समय वो एक चलने वाली लाश से ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए विजय ने उस पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाई।
उसने लगातार अपनी बाहों को घुमाते हुए उस विकृत आदमी पर और जेड ताबीज फेंके। ताबीजों के लगातार हमले से विकृत आदमी का शरीर चिथड़े चिथड़े होकर फट गया। फिर एक काले धुएं का गुब्बार हवा में उड़ा और गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ गया। शिट! विजय के चेहरे की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने अपना पैर जमीन पर पटका और उस काले धुएं के पीछे भागा। भूतिया घर के दरवाजे से एक काला धुआं बाहर निकला और तुरंत पूरे वातावरण में एक जानलेवा आभा फैल गई। यह महसूस होते ही क्राइम ब्रांच की पूरी टीम के अंदर दहशत फैल गई। उन सभी ने उस काले धुएं पर घबराते हुए गोलियां चलाई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सभी गोलियां उसके आर पार होते हुए दीवार से जा टकराई। कहां भाग रहे हो? विजय भूतिया घर से बाहर निकला और काले धुएं पर एक और जेड ताबीज फेंका। ताबीज से क्षतिग्रस्त होने के बाद काला धुआं काफी कम हो गया और पतला होने लगा। यह जानते हुए कि अब उसका भागना मुमकिन नहीं है, काला धुआं अचानक चारों ओर घूम गया और ऑफिसर प्रिया की ओर बढ़ा। प्रिया घबराहट में पीछे हट गई, लेकिन काला धुआं पहले ही उसके करीब पहुंच चुका था। उसका शरीर अचानक जम गया और तुरंत ही उसके चेहरे की अभिव्यक्ति एक विशेष रूप से मोहक अंदाज में बदल गई। विजय का सामना करते हुए जो उसकी ओर दौड़कर आ रहा था, उसने उसे एक आकर्षक नजर से देखा और अपने नाजुक हाथों को अपनी छाती पर उठाया। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी कमीज का बटन खोलने वाली है। वहां मौजूद सभी पुलिस वालों का चेहरा सफेद पड़ गया और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी समय उनकी नाक से खून बाहर निकल सकता है। नो, इट्स टू मच, क्राइम ब्रांच टीम के एक ऑफिसर ने कहा, लेकिन उसकी आंखें एक तक प्रिया की कमीज पर थी, जैसे कि वो अंदर का दृश्य देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। यहां तक कि एक पल के लिए विजय भी थोड़ा भ्रमित हो गया था, लेकिन अगले ही पल उसे अंदाजा हो गया था कि यह प्रिया नहीं थी, बल्कि वो काला धुआं था जो कुछ देर पहले विकृत आदमी के शरीर से निकला था। शायद प्रिया भी इस वक्त उस आदमी की तरह काले धुएं के वश में थी। उसने एक आकर्षक तरीके से पोज देना जारी रखा। अचानक उसके हाथ उसकी कमर पर बंदूक के लिए पहुंचे और सीधा विजय को निशाना बनाया। उसने ट्रिगर खींचा, लेकिन केवल क्लिक करने वाली आवाजें सुनाई दी। अबे चूतिया भूत, बुलेट्स बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं, विजय ने कहा और आगे बढ़ गया। प्रिया के करीब पहुंचकर विजय ने अपनी एक उंगली उठाई और सीधा उसके माथे पर भौहों के बीच टैप किया। प्रिया को अचानक झटका लगा और उसके शरीर से एक काला धुआं बाहर निकलने लगा। उसी समय भूतिया घर से तांत्रिक बाहर निकला और बिजली की तरह गरजते हुए उसने एक ताबीज फेंका। ताबीज के फटने से पूरा काला धुआं गुमनामी में समा गया। प्रिया के होंठों से एक छोटी सी आह निकली। जैसे ही काले धुएं का असर उसके शरीर से खत्म हुआ, वो झटका खाकर नीचे गिरने लगी, लेकिन ठीक नीचे गिरने से पहले विजय ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। जब उसकी चेतना धीरे धीरे लौटी, उसने खुद को विजय की बाहों में पाया और उसका चेहरा खतरनाक रूप से उसके करीब था। फिर उसने थोड़ा नीचे देखा और तुरंत चिल्ला पड़ी, कुत्ते, कमीने, मर जाओ। यह चिल्लाते हुए उसने तुरंत एक हाथ से अपनी छाती को ढक लिया और दूसरे हाथ से विजय को पीछे धकेल दिया। स्टाक! हवा में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंज गई। विजय के चेहरा उदास नजर आने लगा, क्योंकि प्रिया ने उसे पूरी तरह से गलत समझा था। हे, मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम झूठ बोलकर सफाई और दे रहे हो। ये काम तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है, लीचड़ इंसान? प्रिया ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तुम खुद ही थी जिसने अपनी शर्ट की बटन खोली, बेवकूफ कहीं की। विजय ने भी झुंझलाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? प्रिया की आंखें अविश्वास में और ज्यादा चौड़ी हो गई। उसे विजय की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो यहां मौजूद किसी से भी पूछ लो, विजय ने वहां मौजूद क्राइम ब्रांच की पूरी टीम की ओर इशारा करते हुए कहा। अभी तुम एक भूत के वश में थी और उसी ने तुमसे यह सब करवाया। प्रिया की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और जो कुछ हुआ उसे याद करने की कोशिश करने लगी। उसे केवल थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था। फिर शर्म से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आई एम सॉरी। प्रिया ने तुरंत उसकी पीठ की ओर रुख किया और सिर नीचा करके एक जगह पर खड़ी हो गई। वो विजय से बिल्कुल भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। इस बीच एक ऑफिसर ने कैप्टन आदित्य को जगाया। ओह सॉरी, मैं बहुत नर्वस था, लेकिन अगर वो भूत मुझे फिर से मिला तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। कैप्टन आदित्य जोर जोर से हंसा जब उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा।
कैप्टन, दुआ करना कि ऐसा फिर कभी ना हो, वरना। उसे बेहोशी की हालत से उठाने वाले ऑफिसर ने अपनी बात पूरी न करते हुए कहा। फिर वो धीरे से फुसफुसाया, वरना हम सब मारे जाएंगे। हट कायर, हम पुलिस वालों के सामने भूत भला किस खेत की मूली है। हे विजय, क्या मैं सही नहीं हूं? कैप्टन आदित्य ने उस पुलिस वाले के सिर पर एक हल्के से थप्पड़ मारा और विजय की ओर मुड़ गया। फिर उसने विजय को एक दिल को छू लेने वाली मुस्कान दी। यार विजय, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। ओह हाँ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए किसी भी तरह के ताबीज हैं जो भूत प्रेत और आत्माओं को दूर रख सकते हो? तुम्हें मुझे एक देना होगा। मेरे पास कोई नहीं है, आपको तांत्रिक बाबा से पूछना चाहिए, विजय ने जवाब दिया। तांत्रिक ने अपना झोला खोला और ताबीजों का एक पैकेट बाहर निकाला। फिर उसने कहा, आओ इन्हें देखो, आत्मा विकर्षक ताबीज, मैं तुम्हें एक दे देता हूं। तुम चिंता मत करो, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, तुम्हें केवल 9,900 रुपए देने हैं। तुम चाहो तो रात की अच्छी नींद सुनिश्चित करने के लिए भी एक खरीद सकते हो। क्या 9,900 रुपए, क्या वो ज्यादा महंगे नहीं हैं? कैप्टन आदित्य का चेहरा दर्द से कांप उठा। कैप्टन आदित्य, अच्छी चीजें सस्ती नहीं आती हैं, ये ताबीज जीवन बचाते हैं। तांत्रिक एक चालाक व्यापारी की तरह हंसा। ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा। कैप्टन आदित्य ने दुखी भाव के साथ अपना बटुआ निकाला, एक ताबीज खरीदा, फिर उसे ध्यान से पहन लिया। ठीक है, अपराधी मर चुका है, मिशन पूरा हुआ, हम अब फ्री हैं। अपनी खुली बाहों से इधर उधर हाथ हिलाते हुए कैप्टन आदित्य ने चिल्लाया। इसके बाद विजय और तांत्रिक एक पुलिस कार में सवार होकर गुड़गांव शहर वापस आ गए। जब वो शहर लौटे तो अंधेरा हो चुका था। दुष्ट भूत से निपटने के बाद तांत्रिक जाने के लिए तैयार था। फिर विजय उसको छोड़ने स्टेशन तक आया। ठीक है छोटे दोस्त, अपना ख्याल रखना। तांत्रिक ने विजय से हाथ मिलाया, लेकिन उसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। ठीक है बाबा, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, विजय ने कहा। इसके बाद विजय तांत्रिक को ट्रेन में बिठाकर अच्छे से अलविदा कहने के बाद वापस अपने विला लौट आया। अगले कुछ दिनों में उसके साथ कुछ खास नहीं हुआ। वहीं डेली का रूटीन अपनी शक्तियां बढ़ाने के अलावा विजय रोज सड़क की मरम्मत की जांच करने और साथ ही कुछ औषधीय जड़ी बूटियों और पौधों से संबंधित जादू टोना का अध्ययन करने के लिए पापड़ा गांव जाता था। उसके दिमाग में मौजूद दिव्य जड़ी बूटी विशेषज्ञ के शास्त्र के परिशिष्ट में कुछ विधियों को दर्ज किया गया था। उदाहरण के लिए अंकुरण बढ़ाने की एक चमत्कारी विधि थी जो बीजों के अंकुरण की गति को बढ़ा सकती थी। बेशक पकने को बढ़ावा देने की एक विधि भी थी जो जड़ी बूटियों और पौधों के बढ़ने के लिए आवश्यक समय को कम कर सकती थी। क्या विजय की फिर कभी मुलाकात होगी तांत्रिक से? आखिर विजय द्वारा बनाया जाने वाला जड़ी बूटियों का बगीचा कब तक बन जाएगा? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का? अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि उस विकृत आदमी के शरीर को विजय ने नष्ट कर दिया था, लेकिन उसका शरीर नष्ट होते ही उसमें से एक काला धुआं बाहर निकला जो ऑफिसर प्रिया को अपने वश में कर लेता है। लेकिन विजय ने उसे भी बाहर निकाल नष्ट कर दिया था। फिर विजय वहां से निकलकर तांत्रिक को अलविदा कहकर विला आ गया था। अब आगे अगले कुछ दिनों में उसके साथ कुछ खास नहीं हुआ। वहीं डेली का रूटीन अपनी शक्तियां बढ़ाने के अलावा विजय रोज सड़क की मरम्मत की जांच करने और साथ ही कुछ औषधीय जड़ी बूटियों और पौधों से संबंधित जादू टोना का अध्ययन करने के लिए पापड़ा गांव जाता था। उसके दिमाग में मौजूद दिव्य जड़ी बूटी विशेषज्ञ के शास्त्र के परिशिष्ट में कुछ विधियों को दर्ज किया गया था। उदाहरण के लिए अंकुरण बढ़ाने की एक चमत्कारी विधि थी जो बीजों के अंकुरण की गति को बढ़ा सकती थी। बेशक पकने को बढ़ावा देने की एक विधि भी थी जो जड़ी बूटियों और पौधों के बढ़ने के लिए आवश्यक समय को कम कर सकती थी। इस पर अच्छे से विचार करने के बाद विजय ने कुछ औषधीय जड़ी बूटियों की लिस्ट बनाई जिसमें 10 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां शामिल थीं जो शायद ही पूरे बाजार में मिले। इसके अलावा उसने ड्रैगन मशरूम की खेती के लिए बगीचे में विशेष रूप से ध्यान दिया था, क्योंकि ड्रैगन मशरूम शरीर में गणोडर्मा नामक जीन्स को भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर सकता था, जो शरीर की शक्तियां बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
विजय द्वारा बनाई गई लिस्ट में शामिल सभी 10 जड़ी बूटियां शक्तियां बढ़ाने में बहुत लाभदायक थीं। अगर उसे अपनी शक्तियां और अधिक बढ़ानी थीं, तो उसे इन जड़ी बूटियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन यह सभी जड़ी बूटियां आज के आधुनिक काल में मिलना दुर्लभ थीं। इसलिए उसे इनमें से हर एक जड़ी बूटी को बगीचे में लगाने की जरूरत थी। भूतिया घर वाले हादसे को अब तक 5 दिन बीत चुके थे। भले ही विजय इन दिनों अपनी शक्तियां बढ़ाने पर ध्यान दे रहा था, लेकिन इन सभी दिनों में विजय ने प्रभास और बाकी लोगों को औषधियां तैयार करना और उन्हें भेजना नहीं भूला था। इसके अलावा शंकर ने पूरे शहर में प्रिंसिपल मिश्रा के बारे में खबर फैला दी थी। खबर से मिले सभी सबूतों की अच्छे से जांच करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह सभी दिन विजय के लिए अच्छे गए थे। आज सुबह विजय हमेशा की तरह प्रभास को कुछ औषधीय चाय और कामोत्तेजक औषधि देने के लिए मैट्रिक्स प्लाजा के लिए निकला था। हाल ही में कामोत्तेजक औषधि की मांग बढ़ रही थी, जो प्रभास के माध्यम से मौखिक रूप से अमीरों के बीच लोकप्रियता में आसमान छू गई थी। मैट्रिक्स प्लाजा की गगनचुंबी इमारत की ऊपरी मंजिल से उतरते हुए विजय दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसने किसी को उसका नाम लेकर पुकारते हुए सुना। हे विजय! वो रुका और देखा कि गुंजन हाथ हिलाते हुए उसी की तरफ आ रही थी। गुंजन ने अभी भी अपनी सिंपल OL शेप की सेल्स गर्ल्स ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी लंबी पतली बॉडी सभी सही स्थानों पर सुडौल थी, स्पेशली उसका वेल मेंटेन्ड फिगर। जूनियर हाई स्कूल के दिनों में वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे स्कूल में फेमस थी, लेकिन उन दिनों की तुलना में वो अब और अधिक चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लगने लगी थी। आज भले ही वो स्कूल ड्रेस में ना हो, लेकिन सेल्स गर्ल की ड्रेस में वो और भी अधिक आकर्षक और भव्य लग रही थी। यहां तक कि विजय को भी यह मानना पड़ा कि वो एक वास्तविक सुंदरता थी। क्या बात है? विजय ने सदमे में पूछा। वो अब तक कई बार मैट्रिक्स प्लाजा जा चुका था। इससे पहले भी वो दोनों यहां कई बार आमने सामने आए, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। आज पहली बार उसकी उससे बातचीत हुई थी। इस वक्त गुंजन उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब शर्मीलापन था। ओह, क्या तुम्हें हमारी स्टूडेंट गैदरिंग के बारे में पता है? स्टूडेंट गैदरिंग? विजय ने सिर हिलाने से पहले गुस्से में पूछा। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना, और ना ही मैं जूनियर हाई के उन क्लासमेट्स के कांटेक्ट में हूं। मुझे पता है कि तुम ग्रुप में भी नहीं हो, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। असल में कुछ दिनों पहले क्लास मॉनिटर ने स्टूडेंट गैदरिंग के लिए ग्रुप में एक मैसेज किया था। हम सब अब पास आउट हो चुके हैं, तो इसलिए हम सभी को एक बार मिलना तो चाहिए ना। गुंजन ने विजय की ओर उत्सुकता से देखा और आगे कहा, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम आ रहे हो? अगर तुम आ रहे हो तो मैं क्लास मॉनिटर से कांटेक्ट कर सकती हूं। इस बारे में सोचते हुए विजय की भौहें कसकर एक साथ सिकुड़ने लगी। उसे बिल्कुल भी ऐसी किसी स्टूडेंट गैदरिंग में जाना पसंद नहीं था। जब वो फर्स्ट क्लास में था, तब वो अपनी क्लास में पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए बाकी क्लास स्टूडेंट उसे गिरी हुई नजरों से देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक पहाड़ी गांव का लड़का उनकी क्लास में है और उसे आता भी कुछ नहीं है। इसलिए उसने जूनियर हाई स्कूल से निकाले जाने के बाद भी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। शुरू में वो उसे मना करना चाहता था, लेकिन उसने इस बारे में थोड़ा सोचा और फिर पूछा, कौन कौन आ रहा है? मेरे हिसाब से तो वहां सभी को होना चाहिए, क्योंकि सब इसके लिए पहले ही मान गए हैं, लेकिन तुम्हें समझाना थोड़ा मुश्किल था, गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आऊंगा। विजय ने सिर हिलाया। दैट्स ग्रेट। गुंजन ने उत्साह में अपनी मुट्ठी पकड़ ली और आगे कहा, मैं क्लास मॉनिटर को इसके बारे में बाद में बताऊंगी। ओह हाँ, वैसे कल रात की टाइमिंग है और लोकेशन शाइनिंग होटल है। एंट्री के हर किसी को 2000 रुपये लाने होंगे। तुम्हारा नंबर क्या है? मैं अपने फोन में ऐड कर लेती हूं ताकि फ्यूचर में तुमसे आसानी से कांटेक्ट कर सकूं। इसके बाद उन दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। स्कूल गैदरिंग ने विजय की उन यादों को जगाया जब वो जूनियर हाई स्कूल में था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो याद रखने लायक कुछ भी नहीं था। उसकी यादों में वो एक सादा सिंपल स्टूडेंट था और केवल अपनी स्टडी और खुद में गुम रहता था। उन दिनों उसने कुछ खास नहीं किया था। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट उसे गिरी हुई नजरों से देखते थे, क्योंकि वो एक पहाड़ी गांव से था।
और कुछ बच्चे तो उसके कपड़े पहनने के तरीके के लिए ही उसका मजाक उड़ाते थे। जहां तक गर्ल्स की बात है, उनमें से किसी ने भी उसे कभी कोई भाव नहीं दिया, यहां तक कि उसे देख अपना रास्ता तक बदल लिया करती थी। इसलिए विजय को यह गैदरिंग वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर वो अपने कुछ अच्छे दोस्तों से मिलना नहीं चाहता था तो वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होता। अगले दिन शाम को वो शहर के केंद्र में स्थित शाइनिंग होटल पहुंच गया। शाइनिंग होटल गुड़गांव शहर की सबसे फेमस होटल में से एक थी। यहाँ का खाना तक अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए मुमकिन नहीं था। होटल में एंट्री के लिए ही 2000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। विजय ने हमेशा की तरह आज भी एक सफेद शर्ट के साथ एक सिंपल सी जीन्स पहनी हुई थी। जब वो होटल पहुंचा तो उसने एंट्री गेट पर 2 आकृतियों को खड़ा देखा। उनमें से एक लड़का और दूसरी लड़की थी और उन दोनों की उम्र लगभग 17 या 18 वर्ष की होगी। करीब से देखने पर विजय ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। लड़के का नाम विशाल था और वो उसकी क्लास का मॉनिटर था। जहां तक लड़की की बात है, उसका नाम नैना था और वो क्लास कमेटी की फॉर्मल स्टूडेंट थी। उसने उन्हें 3 सालों से नहीं देखा था। इन 3 सालों के अंदर उनका रूप काफी बदल चुका था, विशेष रूप से नैना, जो उसकी राय में औसत दर्जे की लगती थी। अब वो एक अलग इंसान बन चुकी थी और पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर थी। जब उन्होंने विजय को अपनी ओर चलते देखा तो दोनों ने चकित होकर एक दूसरे को देखा। थोड़ी देर ऊपर से नीचे देखने के बाद नैना ने अचानक कहा, क्या तुम विजय हो? विजय ने उन्हें मुस्कुराते हुए एक स्माइल पास की। नैना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने विजय को अविश्वसनीय रूप से देखा। आखिरकार उसके सामने वाला व्यक्ति विजय से बहुत अलग था, जिसे वो जानती थी। उसके कपड़े पहनने के तरीके में कोई अंतर नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसका रूप और स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। तुम सच में विजय हो? मैं तो तुम्हें लगभग पहचान ही नहीं पाई। नैना उसके पास गई और आश्चर्यचकित नजर के साथ विजय का चक्कर लगाया। विजय, तुम सच में आए हो? विशाल ने आगे आते हुए गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। विजय, तुम्हारे 12th के एग्जाम्स कैसे गए? तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए तो ठीक ठाक तो गए ही होंगे, विशाल ने पूछा। विजय ने अपना सिर हिलाया। मैंने कोई एग्जाम्स नहीं दिए, मैं बहुत पहले ही स्कूल छोड़ चुका हूं। एक पल में विशाल और नैना दोनों शब्दों के लिए खो गए। उसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने आगे पूछताछ नहीं की क्योंकि वो लोग विजय की फैमिली सिचुएशन अच्छे से जानते थे। तो जाहिर था कि स्कूल से निकाले जाने के बाद उसने कहीं एडमिशन नहीं लिया होगा। सॉरी यार, विशाल ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा। फिर उसने विजय के कंधे को थपथपाया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। वो रूम 4 और 9 में है। उनमें से लगभग आधे आ चुके हैं। विजय ने 2000 रुपए निकाले और ऊपर जाने से पहले उसे दे दिए। जब वो लोग रूम 409 पर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा रूम देखा जहां बहुत से लोग पहले ही जमा हो चुके थे। वहां लगभग 20 से 30 लोग थे। उनमें से कुछ बैठे थे तो कुछ 2 और 3 के ग्रुप्स में खड़े थे। पहली नजर में उन्हें रूम में कई परिचित चेहरे दिखाई दिए। विजय की प्रेजेंस ने काफी ध्यान आकर्षित किया और सभी ने उसकी ओर देखा। हालांकि उसे पहचानने के बाद उनकी गर्म प्रतिक्रिया जल्दी ही ठंडी हो गई। विजय एक पहाड़ी गांव का सिर्फ एक गरीब लड़का था। जब वो फर्स्ट क्लास में था तो वो मुश्किल से दिखाई देता था, इसलिए बहुत से लोगों को उसके साथ बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं थी। उसी समय एक तेज और स्पष्ट आवाज उन लोगों को सुनाई दी, नैन, क्या यह विजय नहीं है? जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने गोल्डन चश्मे पहने एक थोड़े मोटे यंग लड़के को अपनी ओर चलकर आते हुए देखा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुरा रहा था। लड़के का नाम सोनू था और वो उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें विजय पसंद नहीं करता था। वो कुख्यात रूप से पाखंडी था और डींग मारना पसंद करता था। उसे एक चमचा कहें तो बेहतर होगा। सोनू का फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक अमीर फैमिली से था और वो विजय जैसे गरीब लड़के के मुंह लगना भी पसंद नहीं करता था। जब वो स्कूल में था तो उसमें विजय का खूब मजाक उड़ाया था। जहां तक उसके ग्रेड का सवाल है, विजय के ग्रेड उससे बेहतर थे। यही कारण था कि वो विजय से इतनी नफरत करता था। आखिर क्या होने वाला है विजय की इस स्टूडेंट गैदरिंग का दिलचस्प मोड़?